दोस्तों, आपने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली का नाम जरूर सुना होगा, मगर क्या आपको इसका मतलब पता है कि नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है? नॉमिनेटेड लॉ मेकर, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ असेंबली का मतलब ये है एक लॉ मेकर जिन्होंने इलेक्शन नहीं जीता है, उनको डायरेक्टली लॉ मेकिंग बॉडी का मेंबर बना दिया गया। अब देखिए, अगर आप सेंटर में लॉ बनता है, स्टेट में लॉ बनता है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सेंटर में लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर भी पहले दो नॉमिनेटेड एमपी हुआ करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मगर 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद ये एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया गया और आज लोकसभा के अंदर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। जो भी एमपी लोकसभा है वो इलेक्शन जीत के एमपी बना है। राज्यसभा में 12 मेंबर हैं जो आज भी नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, मतलब वो इलेक्शन जीत के नहीं बने हैं एमपी, मगर वो एमपी इसलिए बने हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल या नॉलेज है कुछ खास फील्ड्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल। अगर मैं स्टेट लेवल पे आऊं तो आप जानते होंगे भारत में 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर लॉ बनाने के लिए दो बॉडीज है। लोअर बॉडी को कहते हैं असेंबली, अपर बॉडी को कहते हैं काउंसिल। अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तो आप एमएलए हैं, अगर आप काउंसिल के मेंबर हैं तो आप एमएलसी हैं। आज की डेट में किसी भी स्टेट में असेंबली के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर आपको नहीं मिलेंगे, सारे मेंबर इलेक्टेड मिलेंगे, क्योंकि एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी गई है। वो नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है स्टेट्स के अंदर। काउंसिल में आज भी कुछ मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। मेरा फोकस इस वीडियो पे है कि मैं आपको बताऊं कि यूनियन टेरिटरीज में क्या हो। दोस्तों, भारत के अंदर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, मगर सिर्फ 3 यूटीज ऐसी हैं जिनके पास एक लॉ मेकिंग बॉडी है। वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। बाकी यूटीज के पास अपनी लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। तो क्या इन यूटीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या दोनों हो सकते हैं? देखिए, यूटी टू यूटी वेरी करता है। दिल्ली के अंदर जो लॉ है, जो संविधान है, उसके प्रोविजन के हिसाब से दिल्ली में 70 एमएलए हैं, 70 असेंबली सीट्स है और सारे के सारे एमएलए इलेक्टेड होते हैं। नॉमिनेटेड एमएलए का कॉन्सेप्ट दिल्ली के लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है। मगर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं और पौंडीचेरी की बात करूं तो यहां नॉमिनेटेड एमएलए का कॉन्सेप्ट है। पौंडीचेरी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 की वजह से पौंडीचेरी के अंदर 30 एमएलए इलेक्टेड एमएलए होते हैं और 3 एमएलए नॉमिनेटेड होते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट करते हैं एलजी ऑफ पौंडीचेरी, मगर नॉर्मली वो किसके कहने पे करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे करेंगे। अब यहाँ पर जो मुद्दा अड़ा है, जो कंट्रोवर्सी है, वो ये है, क्या ये 3 लोग जिनको आप नॉमिनेट करते हैं सीधा एमएलए बना देते हैं, क्या इनकी पावर इलेक्टेड एमएलए के बराबर है? क्वेश्चन नंबर 1। और जब आप इन्हें नॉमिनेट करते हैं तो उस स्टेट गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल होता है? क्या एलजी स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के इन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे या अपने आप कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में अपनी जजमेंट दी थी। केस का नाम था लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पौंडीचेरी के केस में जो इलेक्टेड एमएलए हैं और नॉमिनेटेड एमएलए हैं, उनकी पावर बराबर है, वोटिंग राइट्स बराबर है। इनफैक्ट अगर ये नॉमिनेटेड एमएलए चाहे या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए तो ये मिनिस्टर भी बनाए जा सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में कोई फर्क नहीं है पौंडीचेरी के केस में, पावर्स के कंटेक्स्ट। अब इस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। रीजन इसलिए कि ये 3 लोग मोस्टली पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं। जैसे अभी भी पौंडीचेरी में जो 3 नॉमिनेटेड एमएलए हैं वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं और लास्ट ईयर 2025 तक जो 3 नॉमिनेटेड एमएलए थे वो भी बीजेपी को बिलोंग करते थे। उन्होंने ऑफिस छोड़ा, उनकी जगह 3 नए नॉमिनेटेड एमएलए आए और वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। अब इससे होता क्या है? जैसे 2017 में वहां जो सीएम थे पौंडीचेरी के अंदर, नारायण स्वामी जी, उनकी सरकार नो ट्रस्ट मोशन से गिर गई थी 2021 के अंदर, और उस मोशन को हारने का जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है उन 3 नॉमिनेटेड एमएलए को दिया जाता है। उन 3 नॉमिनेटेड एमएलए ने, जो उस टाइम की करंट गवर्नमेंट थी नारायण स्वामी जी के अंदर, उनके अगेंस्ट वोट कर दिया था और उस 3 वोट की वजह से नारायण स्वामी जी की सरकार गिर गई थी। अपने आप पे कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है और सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर भी ये 3 नॉमिनेटेड एमएलए वोट कर सकते हैं। मतलब अगर आज ये 3 नॉमिनेटेड एमएलए बीजेपी के हैं और पौंडीचेरी के अंदर सरकार कांग्रेस की होती तो ये 3 नॉमिनेटेड एमएलए उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट कर सकते थे और जैसे मैंने बोला, सरकार भी गिरा सकते हैं, जैसे कि 2021 में हो भी चुका है। और ये बात बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारी पार्टीज पर अप्लाई होती है। मगर इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक ये भी है कि यूटीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल, इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। तो इन 3 लोगों को नॉमिनेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, अपना कंट्रोल कहीं कुछ हद तक पौंडीचेरी की वर्किंग, पौंडीचेरी की लॉ मेकिंग पर रख सकते हैं। ऐसा ही प्रोविजन जम्मू कश्मीर को लेकर भी है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत कुछ एमएलए इलेक्टेड होंगे और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 15, 15A, 15B की वजह से वहां पर मैक्सिमम 5 एमएलए को नॉमिनेट किया जा सकता है। नॉमिनेट कौन करेगा? जम्मू कश्मीर के एलजी। और जिनको वो नॉमिनेट करते हैं मोस्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी ही होते हैं।
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके नाम प्रपोज करती है और एलजी उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। अब इस पर भी अमित शाह जी ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपना एक एफिडेविट फाइल किया है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि लॉ के तहत कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जब एलजी इन 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो उन्हें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एडवाइस लेनी पड़ेगी या वो एडवाइस उन पर बाइंडिंग है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को 5 एमएलए एक्सेप्टेबल हो या ना फिर भी उनको नॉमिनेट किया जा सकता है और उन 5 लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर असेंबली में जब वोटिंग होगी, जब लॉ पास किया जाएगा, तो एक इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रख सकती है उन 5 नॉमिनीज की मदद से। सेक्शन 15, 15A, 15B के तहत ये 5 नॉमिनेटेड एमएलएस कौन हो सकते हैं? दोस्तों लॉ कहता है कि इन 5 नॉमिनेटेड एमएलएस में से 2 विमेन होना कंपलसरी है, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स हो और एक ऐसा पर्सन हो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आया है। तो इन 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाए और इस नॉमिनेशन में जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उसका कोई से नहीं होगा, ऐसा अमित शाह जी का कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। अब देखते हैं इस पे जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट क्या अपनी राय देता है, बिकॉज ये केस अभी भी पेंडिंग है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं, हम उस पर एक इलैबोरेट वीडियो बनाकर बहुत ही खुश होंगे। इस कंटेक्स्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू वेल, स्टे ब्लेस्ड।